अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करा, जिसका सिर्फ एक ही काम था, एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करना। जापान को आखिरी बार सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जापान इसे साफ मना कर देता है। एलाइड पावर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय एटॉमिक बॉम्ब के। जब उसके बाद भी जापान नहीं रुकता है, तब B-29 बॉम्बर नागासाकी में फैट मैन को गिरा देता है। जो भी वहाँ जन्म लेता है, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता है। या तो उसे कैंसर हो जाता है या फिर उसके म्यूटेशन में चेंजेस होने लगती है। परमाणु बम एक खतरनाक हथियार की तरह है, जिसमें कई सारी पार्टिकल्स मिलकर एक फ्यूजन बनाती है, जिनमें से न्यूक्लियाई अलग होकर न्यूट्रॉन को इमिट करने लगती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि कभी कभार न्यूक्लियर फिशन अपने आप शुरू होने लगती है, या फिर न्यूट्रॉन के ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से शुरू हो जाता है। एक हंगेरियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है लियो स्लार्ट। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है कि अगर किसी परमाणु बम में एक न्यूट्रॉन मौजूद हो तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से परमाणु बम की जो रेडिएशन होती है वो दूर तक फैल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि आइसोटोप उसे कहा जाता है जिसमें सेम नंबर की प्रोटॉन्स मौजूद होती है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होती है। आसान भाषा में आप इसे इस एग्जाम्पल के जरिए समझो। यहाँ 3 कार्बन के आइसोटोप मौजूद है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हर एक कार्बन में सेम प्रोटॉन्स मौजूद है, लेकिन हर एक कार्बन में न्यूट्रॉन्स अलग अलग होती है। जैसे अगर कार्बन 12 में 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद है, तो कार्बन 13 में 3 या फिर 4 भी हो सकती है, और कार्बन 14 में उससे ज्यादा या फिर उससे कम भी हो सकती है। लेकिन इनकी जो एटॉमिक मास रहेगी वो सेम रहेगी। कार्बन 12 में 12 एटॉमिक मास, कार्बन 13 में 13 एटॉमिक मास, कार्बन 14 में 14 एटॉमिक मास रहेगी। एक यूरेनियम आइसोटोप है जिसकी एटॉमिक मास 235, और एक प्लूटोनियम आइसोटोप है जिसकी एटॉमिक मास 239 की होती है। इसके एक फ्यूजन इवेंट से 2 से 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होती है। चेन रिएक्शन को शुरू होने के लिए ये अलग अलग टुकड़ों में बट जाते हैं और एक ऐसे क्रूशियल स्टेट पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी मास और डेंसिटी इनके मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होती है। इस फ्यूजन में न्यूट्रॉन रिलीज होकर न्यूक्लियाई से जाके टकरा जाता है, और ऐसा करने पर न्यूट्रॉन के कई टुकड़े हो जाते हैं और ये आगे चल के चेन रिएक्शन को शुरू कर देता है। यूरेनियम बम में जो फिसाइल मटेरियल होती है, फिसाइल यानी वो मटेरियल जो खुद अलग टुकड़ों में बट के एनर्जी रिलीज करती है, जब वो एक साथ मिलकर उसमें मौजूद एक्सप्लोसिव से जाके टकरा जाती है, तब उसकी जो कंबाइंड मास है वो क्रूशियल मास से ज्यादा हो जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका हो जाता है। प्लूटोनियम बम में जो फिसाइल मटेरियल होता है वो एक्सप्लोसिव के साथ कंप्रेस्ड हो जाता है, जो आगे चल के एक चेन रिएक्शन को बनाती है। उसके बाद आगे जो होता है वो हमें नागासाकी में देखने को मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करा, जिसका सिर्फ एक ही काम था, एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करना। इस काम को पूरा करने का जिम्मा रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दिया गया। साल 1942 से शुरू हुई ये प्रोजेक्ट 3 साल बाद यानी साल 1945 को जाके खत्म होती है, जब वो एक यूरेनियम बॉम्ब को बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है लिटिल बॉय, और इसके साथ ही एक प्लूटोनियम बम को बनाया जाता है जिसका नाम होता है फैट मैन। अब आगे हम ये जानेंगे कि अमेरिका ने इस बम को जापान में कैसे इस्तेमाल करा। 26 जुलाई 1945 को एलाइड पावर्स जापान को आखिरी बार सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जापान इसे साफ मना कर देता है और हमला करने लगता है। अब एलाइड पावर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका की इनोला गे फाइटर जेट जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय को गिरा देता है। जब उसके बाद भी जापान नहीं रुकता है, तो उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका की B-29 बॉम्बर जापान के नागासाकी में फैट मैन को गिरा देता है। इससे एक भयंकर तबाही होने लगती है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है और बाकी बचे लोगों की स्किन पूरी तरह से जल जाता है। आने वाले सालों में जो भी वहाँ जन्म लेता है, उसका शरीर रेडिएशन की वजह से विकसित नहीं हो पाता है, या तो उसे कैंसर हो जाता है या फिर उसके म्यूटेशन में चेंजेस होने लगती है। इस परमाणु धमाके के बाद जापान घुटनों में आ जाता है। 2 सितंबर 1945 में जापान एलाइड पावर्स के साथ यूएस के मिजोरी शिप में बैठकर इस वार को खत्म करने का साइन करता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो मेरे मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे और 3D एनिमेशंस को देखने के लिए आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।